स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी। दो महत्वपूर्ण घटनाएं अभी अभी घटित हुई हैं इसी दिन। एक घटना यह है कि तमिलनाडु में टीवीके के नेता विजय को आवश्यक 118 सीटों का समर्थन मिल गया है। एक पार्टी है वीसीके, एक पार्टी है सीपीआई, एक पार्टी है सीपीआई-एम और कांग्रेस। इनके समर्थन से मिलकर उनके पास पहले से 107 सीटें थीं, अब उनके पास 118 सीटें हो गई हैं और उन्होंने राज्यपाल को वो पत्र भेंट कर दिया है, समर्थन के पत्र भेंट कर दिए हैं। अब राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना पड़ेगा, क्योंकि यही दे उनका दिया कहना उन्होंने, दे दिया और उन्होंने न्योता दे भी दिया है। यानी अब तमिलनाडु के अंदर एक बिल्कुल नई सरकार बन जाएगी, जिसके अंदर द्रविड़ पार्टियों की कोई भागीदारी नहीं होगी इसके अंदर। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो मैं समझता हूं कि इसके बराबर ही महत्वपूर्ण है और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, वो ये है कि हरियाणा में एक घटना हुई है चेन्नई में और दूसरी घटना हुई है हरियाणा में। एक हुई है दक्षिण भारत के मर्म स्थल चेन्नई में और दूसरी घटना हुई है उत्तर भारत के प्रमुख राज्य हरियाणा में, जहां पर राहुल गांधी ने आज एक सद्भावना सभा को संबोधित किया। बड़े पैमाने पर लोग वहां जमा हुए, बड़ी भीड़ जमा हुई और बहुत लंबे अरसे तक वो राहुल गांधी का इंतजार करती रही। राहुल गांधी उस सभा में आए और उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण बहुत महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है भाषण। उन्होंने साफ कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कोई दूसरी पार्टी नहीं हरा सकती, केवल कांग्रेस ही उनको हरा सकती और कांग्रेस ही उनको हराएगी। राहुल गांधी का ये दावा खास तरह का दावा है। ये दावा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। 2024 के चुनाव से पहले भी और 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में वो कहते ये थे कि हम इंडिया गठबंधन के पार्टियों के साथ मिलकर, नेताओं के साथ मिलकर इन्हें हराएंगे। लेकिन इस बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही हराएगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया, उन्होंने नेताओं का नाम नहीं लिया, क्षेत्रीय शक्तियों का नाम नहीं लिया। तो ये जो नया परिवर्तन आया है इस दोनों, और वहां पे भी कांग्रेस का समर्थन अगर नहीं मिलता टीवीके को, कांग्रेस ने डीएमके से अपना नाता तोड़ा, डीएमके बहुत नाराज हुई, उसने एक आलोचनात्मक पत्र भी लिखा है इसके ऊपर और फिर वो उन्होंने विजय को समर्थन दिया। तो इससे कुछ बातें स्पष्ट होती हैं, राष्ट्रीय राजनीति करवट ले रही है। विनोद जी। अबे जी बात यह है कि मैं नहीं जानता हूं कि ये कंसिडर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट है राहुल गांधी की या भाववेश होकर एक पब्लिक स्पीच में उन्होंने सब कह दिया है। ये बात सच है काफी हद तक ब्रॉडली कि जो क्षेत्रीय दल है वो कमजोर हुए हैं हाल ही के इलेक्शन में। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आज भी अगर आप देखें तो दोनों जो द्रविडियन पार्टीज हैं तमिलनाडु में, अगर उनके आंकड़े मिला दिए जाए तो उनके पास स्पष्ट बहुमत है। तो जिस 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 कारण से वहां पर रीजनल पार्टीज पनपती थी, डुओपोली थी उनकी तमिलनाडु में, वो कारण अभी भी मौजूद है। वो द्रविडियन सेंटिमेंट गया नहीं है अभी। और मेरा व्यक्तिगत आकलन है, राहुल गांधी का अलग हो सकता है, उसके पास ज्यादा साधन है इंफॉर्मेशन हासिल करने के। मेरा अभी भी व्यक्तिगत आकलन है कि तमिलनाडु जैसे प्रांत में ये पार्टीज विलुप्त नहीं होने वाली। ये बात सच है कि एक तीसरी चॉइस मिली है वहां के लोगों को और उन्होंने उससे लिपट गए हैं। माफ कीजिए विनोद जी, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं आमतौर पे आप बोलते हैं तो मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, ये राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है, मैं अपना एक छोटा सा आकलन आपके सामने रख दूं उसका। ये केवल तमिलनाडु की परिस्थिति से जुड़ा हुआ कुछ और मैं आगे बोलता तो मैं तमिलनाडु तो एकदम हुआ इसलिए बोल रहा था। हाँ बोलिए बोलिए। तो तमिलनाडु में एक तीसरी शक्ति उभरी है जिसका जो कि विजय की पार्टी है। वो भी तो रीजनल पार्टी है, वो नॉन द्रविडियन रीजनल पार्टी है। और इसलिए अगर हम केस स्टडी तमिलनाडु को भी बना के चलें अभय जी, तो इस मुद्दे पर ज्यादा शोध और ज्यादा विचार की जरूरत है। जो वेस्ट बंगाल में हुआ, जहां पर कि एक क्षेत्रीय दल हारा है, वो किस तरह से हराया गया और राहुल गांधी ने खुद कहा
कि तो चुराया गया है इलेक्शन। तो उस बेसिस पर किसी आकलन पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि जब उसने नाम अनाउंस किया गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी का कि यही व्यक्ति था, इसी के नाम प्रपोज हुए और सेकंड हुए और कोई और दावेदार नहीं था लेजिस्लेचर पार्टी की लीडरशिप के लिए, और यही हमारा अगला मुख्यमंत्री है। और फिर उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन बड़े अच्छे हुए, 93% वोट हुआ और हम सबको, अब लोगों को ये प्रश्न चिन्ह हटाना बंद कर दीजिए, करना चाहिए। और राहुल गांधी पे उसने तंज कसे, और राहुल गांधी कि भाई कांग्रेस पार्टी अपनी इन्हीं तर्कों के कारण कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो इलेक्शन हार रही है राजीव गांधी के तत्वावधान में। देखिए, बात यह है कि ऐसा बड़ा स्टेटमेंट जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट है, जो आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया बनाकर, वो सही है कि जो उसने कहा है कि अब समय नहीं रहा क्षेत्रीय दलों का, अब तो कांग्रेस पार्टी ही दो हाथ कर सकती है बीजेपी के साथ राजनीतिक तौर पर। ये तो कांग्रेस का शुरू से दावा रहा है। लेकिन इस कथन से पहले क्या कांग्रेस के पास उनको ये आकलन किया है कि उनके पास ये मजबूती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्प्रेड और स्ट्रेंथ है समस्त भारत में जहां जहां बीजेपी है। अभी आज 20 प्रांतों में बीजेपी की सरकारें हैं, प्रांतों में और यूनियन टेरिटरीज में लगभग। क्या कांग्रेस का वर्चस्व है वहां पर? क्या, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्या कांग्रेस उड़ीसा में है बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए? नहीं है। क्या कांग्रेस वेस्ट बंगाल में है बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने के लिए? नहीं है। क्या कांग्रेस तमिलनाडु में है बीजेपी के साथ अकेली दो दो हाथ करने के लिए? नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, और मैंने आपको कुछ एक नाम बताए हैं, और भी 4 नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू रब इट इन। मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटिमेंट अच्छा है, लेकिन उस सेंटिमेंट को आगे आप बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, ये बताना बड़ा जरूरी है। और बताने से पहले उसके साधन जुटाना, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना, एक प्लानिंग करना, वो बहुत जरूरी है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी आज भी, अभय जी, अपनी पुरानी विरासत को एनकैश करती है जहां जहां जीतती है। कोई नई स्ट्रेंथ के बेसिस पर नहीं जीत रही। कांग्रेस पार्टी को अगर बीजेपी से दो दो हाथ करने हैं, तो बीजेपी के पीछे जो एक तंत्र है और बीजेपी के जो आगे और लेफ्ट और साइड, अब दाएं और बाएं जो तंत्र है, एक तो तंत्र है आरएसएस का तंत्र, उसके काडर, और बीजेपी जिस तरह की सरकार चला रही है हमारे देश में, उसको मैं बोलता हूं प्लूटोक्रेसी, धनतंत्र की सरकार चला रही है। वो जो उद्योगपति हैं, क्या बोल रहे थे पिछली बार, आपको याद हो अगर, जब इलेक्शन हुए थे 2024 के, क्या बोल रहे थे? बीजेपी जीत रही है, आप इन्वेस्ट कीजिए मार्केट्स में। दोनों महानुभावों ने बोला था, नंबर 1 और नंबर 2 ने। ये बात अलग है कि वो कम हो गए और उनके आंकड़े कम हो गए और एक तरह से माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई। वो जो हुआ किसके दम पे हुआ था? इन सब ने मिलकर लड़ा था, इसलिए हुआ था ना। और जब तब में और अब में जो क्वालिटेटिव चेंज हम देख रहे हैं, और जो बड़ा झटका है वो जो तृणमूल का हारना, और दूसरा झटका है कि द्रविडियन पार्टीज का तमिलनाडु में हारना, ये जो 2 बड़े प्रकरण हुए, इसके बाद क्या आज के दिन कांग्रेस इस निष्कर्ष पे पहुंच चुकी है कि दीज पॉलिटिकल एंटिटीज, उनका दी एंड हो गया इन दिन प्रार्थनाओं में? नहीं, और क्या आज के दिन भी क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होंगे तो समाजवादी के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या यूपी में फोर्स है? क्या बीजेपी बिहार में फोर्स है कांग्रेस पार्टी? तो मैं ये समझता हूं कि, मैं माफी चाहता हूं, मुझे थोड़ा गुस्सा आया है इस बात पे। देखिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, ना कहना चाहिए। आज ये आप बात कर रहे हैं, कल आप जाएंगे और शामिल होंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में विजय की, और वो एक रीजनल पार्टी है जिसके आप माइनर लाई,
और आप ये कह के वहां जा रहे हैं कि हम ही है, बस हम ही है, मैं हूं ना। ये मैं हूं ना फिल्मी डायलॉग हो सकता है, लेकिन इसको यथार्थ के साथ जोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अथक परिश्रम करना पड़ेगा, और कांग्रेस पार्टी को अपना वर्क कल्चर बदलना पड़ेगा ताकि बराबर का वर्क कल्चर हो। विनोद जी, आपने जो कहा है वो 100% सही है और मैं सहमत हूं। कांग्रेस के पास संगठन की दौलत उस तरह से नहीं है जो राहुल गांधी के इस दावे को जमीन पर उतार सके। ये बिल्कुल सही बात है आपकी बात। अब उनको अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी, कार्य संस्कृति बदलनी पड़ेगी, नेतृत्व को और निर्णयकारी डिसाइसिव होना पड़ेगा नेतृत्व को। ये सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगा राहुल गांधी के हरियाणा भाषण को सुन के कि जैसे वो बहुत दिनों बाद अपने आप को थोड़ा सा आजाद सा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्री महसूस कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि वो चारों तरफ से जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं उनकी दावेदारियों की भींच में थे। भींच शब्द मेरे पिताजी बहुत इस्तेमाल करते थे अपनी पत्रकारी भाषा में, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो उनकी भींच में थे उनके हैं। भाई ममता बनर्जी का दावा था कि वो खुद भी पीएम पद, प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार है। अरविंद केजरीवाल का नाम भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए चलता था। तो वो, और उन्होंने, हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जब बन रहा था 2024 के चुनाव से पहले, तो उसमें नीतीश कुमार का जो संयोजकत्व था उसकी हवा निकालने में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और लालू यादव ने मिलकर भूमिका निभाई थी। हम सब लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कयासबाजी या केवल अटकलबाजी नहीं है। और उन्होंने कांग्रेस को डिरेल कर दिया, वहां पर अड़ंगा डाल के। वहां से नीतीश और ललन सिंह उठे और उठ के वो सीधे तुरंत अगले क्षण जो है वो एनडीए के खेमे में चले गए। आज हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहते और बिहार का चुनाव लालू और नीतीश कुमार के गठजोड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें आई हैं उससे भी और कम आती सीटें, उनको सरकार में रहना मुश्किल हो जाता। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके आधार पे हम लोग अब ममता बनर्जी की टांग खींचने लगे या मैं लालू यादव की टांग खींचे, वो नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो ताकत ना होते हुए भी जो उन्मुक्त कुछ हल्का महसूस कर रहे हैं और ये दावा कर पाने की स्थिति में है, उसका कारण ये है। ऐसा है कि जिस जहाज में पहले वो चल रहे थे वो खचाखच भरा हुआ था, अब वहां पर एल्बो रूम उनको मिला है। जहाज उनका नहीं हुआ अभी तक है? उनका नहीं हुआ जहाज। हाँ, उनका नहीं हुआ। एल्बो रूम मिला है। जब हम तो अक्सर जाते हैं हवाई जहाज में, आप भी अक्सर जाते हैं, अगर जो 3 सीटें होती हैं उनमें से अगर बीच वाली सीट में यात्री ना हो तो जो यात्रा जो होती है वो ज्यादा सुखदायी हो जाती है, ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। तो देखिए, सेंस ऑफ कंफर्ट इज नॉट ऑलवेज द रियलिटी। राजनीति में जगह अपनी कशमकश करके बनानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे बनाई? मैं भारतीय जनता पार्टी को मॉडल बना के नहीं पेश कर रहा हूं, मैं चैलेंज के तौर पर उसका खाका खींच रहा हूं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, और मैं अक्सर कहता था कि ये वो बेताल है जो विक्रम ढूंढता रहता है, और इस बेताल ने क्षेत्रीय दलों को विक्रम बना दिया। अब जैसे जो हालत देख लीजिए देवेगौड़ा की पार्टी की, उनके भारतीय जनता पार्टी की बॉडी पॉलिटिक्स में मस्से की तरह है, वो कभी उतार के फेंक देंगे। ये जो आप आज के दिन जनता दल यूनाइटेड है, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बना देते। देखिए, ये इमेजिनेशन से आई नेवर एग्रीड, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कार्यकलाप रहा है और जो नीतीश कुमार की कॉग्निटिव फैकल्टीज हैं वो क्षीण हो चुकी हैं, और उस आदमी को इंडिया अलायंस का प्रधान बना देते या कन्वीनर बनाते, जो मर्जी बनाते। और वो आदमी जो है, वो आपने एक नाम लिया लल्लन सिंह, वो तो शुरू से मोल है बीजेपी का वहां पर। बिहार भूमियार है, और भूमियार तो समस्त बिहार में बीजेपी के ही साथ है। ये तो अपवाद था, और ये इसलिए अपवाद था कि जब तक
नीतीश कुमार का सूरज उदय हो रहा था। आज के दिन फोटो छप रहे हैं सोशल मीडिया पे कि नीतीश कुमार नमस्ते कर रहे हैं और बीजेपी का कोई नेता खड़े होकर उनका अभिनंदन भी नहीं कर रहा। चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो उन्होंने उसको भी विक्रम बना दिया, बेताल वहां बैठ गए जाके। और जो आदमी इन्हीं के घर में से निकाला हुआ आदमी सम्राट चौधरी, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। इसी का अपना जो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग वाला मॉडल था कि नॉन यादव पिछड़े को बनाने वाला, उन्होंने इसी के घर में से निकला हुआ वो व्यक्ति बना दिया वहां पर। शकुनी चौधरी इनका पिता जो था सम्राट का, वो लालू के साथ हुआ करता था, फिर नीतीश के साथ आया और ये भी नीतीश ने इनको बनाया। और इस आदमी क्योंकि इसकी खुद भी लालू के साथ थे, सम्राट चौधरी खुद भी लालू के साथ थे। और इनका जो बैकग्राउंड है उसमें जो इनकी वीकनेसेस हैं उसके चलते भी इनको बनाया है। हर कोई ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिसमें वीकनेसेस हैं। शुभेंदु अधिकारी को कंधे पर लेकर घूम रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी कभी रिबेल नहीं हो सकता इनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ भी बसता है इनके पास। तो ये सब करने के लिए डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट वो क्या है कांग्रेस पार्टी के पास, जो एक जमाने में इंदिरा गांधी के पास होता था। जब कुछ सोनिया मनमोहन की रिजीम में भी था, नहीं था, वो निमित्त मात्र था। हाँ, मतलब उनके कुछ डोजिए तो रहते थे मायावती के खिलाफ, मुलायम सिंह के ऊपर डोजिए तो रहते थे इन लोगों के पास भी। देखिए जिस तरह से इंदिरा गांधी ऐसा नहीं था, ये सही बात है, वो बात सही है। इनको कभी आया ही नहीं, वो कला इनके पास आई नहीं, क्योंकि वो कला उसी के पास होती है जिसको अपने हैसियत में विश्वास होता है, जिसको अपनी जमीनी ताकत में विश्वास होता है। इंदिरा गांधी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को वो अपनी हैसियत में विश्वास उसका डोल गया। राजीव गांधी के टाइम उनके पास ब्रूट मेजॉरिटी आई, लेकिन राजीव गांधी के टाइम भी उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई जो इंदिरा गांधी के पास थी। और आप समझे कि नहीं? और खासकर जो लोग इनके सो कॉल्ड फिक्सर्स और जो लोग वीडर, देखिए बीजेपी के पास ये लोग ऐसे कई हैं, अरुण नेहरू टाइप लोग जो थे इनके पास। हाँ, अरुण नेहरू तो खैर बीजेपी का ही था, लेकिन देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी जो लोग कठिन काम, कठिन असाइनमेंट करते थे इंदिरा गांधी के लिए, वो छोड़ के चले गए। एक आध नाम ले सकता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान उनमें से एक होता था, गुलाम नबी आजाद भी उनमें से एक था। अब वो भी चले गए और वो उनकी देहांत हो गया अहमद पटेल का। तो इनके पास कई ऐसे लोग थे, और हेमंत बिस्वा शर्मा उसी मॉडल में, वही मतलब उसका मोल्ड वही है जो ओरिजिनली कांग्रेस में बना था, और वो मोल्ड जो है अब बीजेपी के पास चला गया, और बीजेपी उसकी काबिलियत, अगर उनके हिसाब से जो भी काबिलियत है उसका वो इस्तेमाल कर रही है भरपूर। और वो भी इनके भाजपा में उसको छोटा अमित शाह माना जाता है, भाजपा में उसको छोटा अमित शाह माना जाता है। देखिए ऐसा है कि अब एक मेरे मुंह में शब्द आ रहा है, लेकिन वो उचित नहीं होता पब्लिकली उनको बोलना, लेकिन ऑफलाइन में आपको बता दूंगा। देखिए सच्चाई ये है कि ईमानदार आदमियों की दोस्ती पक्की नहीं होती। दोस्ती उन लोगों में पक्की होती है जिनके पास कुछ छुपाने के लिए है, और उसके चलते पक्की होती है कि कहीं ये दूसरा आदमी मेरा पर्दाफाश न कर दे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए कहावत भी है, हालांकि मैं इन पे लागू नहीं कर रहा हूं, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, पर मैं कहावत एक्सप्लेन कर रहा हूं संदर्भ में और एक परिप्रेक्ष्य देने के लिए। कहावत क्या है? आपने कभी कोई कहावत सुनी है, थिक एज ऑनेस्ट पीपल? कभी सुनी है क्या? थिक एज थीफ। आपने कहावत सुनी है थिक एज थीव्स? थिक एज थीफ। क्यों ये कहावत बनी? ये लिव्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर बनी। तो ये जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, और कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को अपना एक एक शब्द आजकल इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड में, जहां पर भारत की ऑपोजिशन की राजनीति फ्लक्स में है,
इट्स इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, उथल पुथल। और जो सत्तारूढ़ एंटिटीज हैं उनकी पॉलिटिक्स स्टेबल है, और स्टेबल होने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो कहीं इरिवोकेबल ना हो जाए। No, they are developing themselves from the stand of from the dominance to hegemony. देखिए, हेजीमनी, मैं जो बात शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लूटोक्रेसी, वो कोई करता क्यों नहीं है इस देश में इस्तेमाल? करने लगे हैं लोग, प्लूटोक्रेसी शब्द इस्तेमाल होने लगा है। हाँ, अब मैंने आज से आपके शो में भी कई बार इस शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको लगभग 1-1.5 साल से कर रहा हूँ, जब से ये जो कुछ ऐसे सूरज उगे हैं हमारे राजनीतिक होराइजन पे, जो कि मतलब क्या बताऊं उनका नाम, मतलब ए से सबका नाम शुरू होता है। ए फॉर अडानी, ए फॉर अंबानी, आप समझे कि नहीं? तो मैं ये समझता हूं कि राहुल गांधी को ऐसी बातों, ऐसे दावे सोच समझ के करने चाहिए, और राहुल गांधी को आज के दिन जरूरत है to give the slogan, let all good men come to the aid of the party. He should rebuild the Congress by uniting the splinter groups जो टूट के चले गए। जिस तरह से ममता बनर्जी है, आज के दिन बात करें ममता बनर्जी से, बात करें शरद पवार की पार्टी से, क्यों नहीं आ सकते वो वापस? वाईएसआरसीपी से बात करें, जगनमोहन रेड्डी से। असली तरीका वो है अभय जी, ये कहना कि बस मैं हूं ना। देखिए, दिस शाहरुख अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। दिस शाहरुख खान अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। और मैं एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, मैं ये कह रहा हूं, जो उसके फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, मैं समझता हूं आज भी देश के लिए, देश को चलाने के लिए सही प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन वो प्रिंसिपल्स पे अडिग रहे, उनको मजबूत करे कांग्रेस पार्टी, और उन प्रिंसिपल्स के साथ औरों को जो टूट के चले गए उनसे, उनको जोड़ें। क्योंकि ममता बनर्जी हैज लॉस्ट एन इलेक्शन, बट शी इज नॉट फिनिश्ड एज अ पॉलिटिकल फोर्स। वाईएसआरसीपी जगनमोहन हैज लॉस्ट एन इलेक्शन। अरे, राजशेखर रेड्डी का बेटा है, कांग्रेस भी था ना वो। नहीं, उसको तो अगर सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री बना दिया होता तो अभी कांग्रेस में ही होता। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि बात ये बजाय इसको उसके एनएसए में जेल में डाल दिया उसको। बात ये है कि मान लीजिए आज के दिन लोग आंकड़े लगा रहे थे, शुभेंदु को नहीं हो सकता, इसको बना दें, उसको बना दें। ये हमारे टीवी प्रोग्राम करने के लिए ठीक है। देखिए, जमीन पर जो सच है, उस टैलेंट को अपने साथ रखो, छिटकने मत दो। आप ऐसे टैलेंट को छिटकने मत दो। आपने हेमंत बिस्वा शर्मा, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा का एडमायरर नहीं हूं, मैं उसकी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं। उसका पॉलिटिक्स डिसरप्टिव पॉलिटिक्स है, उसका पॉलिटिक्स डेंजरस पॉलिटिक्स है हमारे जैसे देश में, क्योंकि वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पॉलिटिक्स में। वो पॉलिटिक्स बीजेपी के फाउंडेशनल प्रिंसिपल के अनुसार पॉलिटिक्स है, तो दक्षिण पंथियों के अनुसार पॉलिटिक्स है वो। लेकिन सच्चाई है कि उस आदमी का भी उपयोग हो सकता था। ऐसे लोगों का उपयोग ही करती थी। जब इंदिरा गांधी ने, जब रेड्डी ग्रुप बना था ना कांग्रेस में, ब्रह्मानंद रेड्डी ग्रुप, जब वो टूट के चले गए थे, तो ब्रह्मानंद रेड्डी ग्रुप के खिलाफ, ब्रह्मानंद रेड्डी के खिलाफ 1-2 रेवेन्यू सर्विस के अफसर उन्होंने लगाए थे, और वो उनको समझा के आ गए थे। आप समझे कि नहीं? सवाल ये है, मैं जानता हूं कि एक इंडस्ट्रीज के यहाँ, एक IRS ऑफिसर ने मुझे बताया कि एक इंडस्ट्रीज के यहाँ सुबह रेडिंग पार्टी गई, और सारा उन्होंने रेड की और डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए, और उसके बाद वो पंचनामा बनता है ना एक, वो बनाने से पहले उसने, बंदे ने जिसके यहाँ रेडिंग थी, उसने फोन वोन किए,
तो इनको मैसेज आया कि उधर बात कर लो, तो उन्होंने बात कर ली, तो वहां से आदेश आया, ठीक है जो होना था हो गया, पंचनामा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाइए। रेड हुई भी और नहीं भी हुई, काम हो गया। जो बात समझानी थी वो समझा दी, मैसेज दे दिया। राजनीति में ये सब होता है, ये स्टेट क्राफ्ट का हिस्सा है। इसको चाणक्य नीति भी कह दो आप। वो चाणक्य नीति में ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, तात्कालीन चाणक्य नीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी should be a man in a hurry, no doubt, but he should not be acting in haste and repenting at pleasure. He should not do anything जिसके बाद उसको लगे कि भी I acted in haste and now have to repent at pleasure. आराम से अब मैं मातम मनाऊंगा अपने कारनामों का, अफसोस करूंगा। देखिए ये जल्दबाजी की बात की है उन्होंने, कोई मतलब नहीं था इसका, क्योंकि कल वो तशरीफ ले जाएंगे चेन्नई और वहां पर वो शपथ ग्रहण अटेंड करेंगे एक नई रीजनल पार्टी के नेता का। तो आज का उनका बयान है वो भी छपेगा कल, तो कैसा बैठेगा, सटीक बैठेगा क्या? नहीं। ये सब चीजें पार्टी के भीतर सोचने वाली होती हैं, पार्टी के भीतर चर्चा वाली होती हैं और उसको ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म प्लान करने वाली होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी नीड्स अ सीरियस सेट ऑफ पॉलिटिकल एडवाइजर्स, एंड राहुल गांधी cannot just be reliant on people who are essentially spokesmen of the party. They are the media faces in the party, of the party. जो लोग पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं वैसे लोग चाहिए जी। और वैसा मैं मिसाल के तौर पर वैसे कौन होते थे? आर के धवन पर्दे के पीछे रह के काम करता था, माखनलाल फोतेदार पर्दे के पीछे रह के काम करता था, पीएन अक्सर पर्दे के पीछे रह के काम करता था इंदिरा गांधी के लिए। पीएन अक्सर वाज पुल्ड आउट ऑफ रिटायरमेंट ड्यूरिंग द बांग्लादेश वॉर बाय इंदिरा गांधी, और मिस्टर दत्त साहब जब तक सेक्रेटरी बन चुके थे तो ही वाज गिवन द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। दैट्स हाउ the designation of principal secretary came into being, and then Aksar Saab was sent as ambassador to explain India's position, why India has gone to war. तो these are things, पर इंदिरा गांधी को तो ट्रेनिंग मिली थी नेहरू की देख देख के, पंडित जी को देख देख के। तो ये लोग तो छोटे थे। Rahul remembers the stories she used to tell him. Rahul remembers कि how she expected him to be brave. वो राहुल बहादुर है, उसमें दो राय नहीं है। हम चाहते हैं राहुल विवेकशील बहादुर बन जाए, संजीदा बहादुर, सीरियस वॉरियर, और इसलिए रिफ्लेक्टिव वॉरियर विद अ परसेप्शन। और देखिए इसके लेवल पे जब लड़ाई शुरू होती है ना, उसके बाद कोई नतीजा ना निकले तो हतोत्साहित होता है सपोर्ट बेस। इतनी कशमकश के बाद अगर नतीजा ना निकले तो हतोत्साहित होता है सपोर्ट बेस। तो 2024 के इलेक्शन में परिणाम आए जिससे कि काडर का हौसला बढ़ा और 99 और 100 तक पहुंच गई, डबल ट्रिपल फिगर में आ गई पार्टी। वो एक मॉरल बूस्टिंग रिजल्ट था पिछला जी। और अब जो भी रणनीति होनी चाहिए वो ये इंश्योर करने के लिए होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 100 से ना गिरे, वो बढ़े, उससे 150 तक पहुंचे, जैसे भी है 110 भी हो जाए तो तरक्की है। मैं ये कहना चाहता हूं, और उसमें आपको छोटी पार्टी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। जैसे आज इतना लंबा प्रकरण चला कि 2 मेंबर वाली पार्टी के भी पीछे विजय को जाना पड़ा, और विजय निमंत्रण मिलने के बाद सीधा सीपीएम के दफ्तर गया जिसके पास 2 एमएलए। दिस इज हाउ यू डू पॉलिटिक्स, प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हायरार्की बड़ी टेम्परेरी होती है, क्योंकि वो हायरार्की तो मैं और आप बदल देते हैं जब खराब मूड में होते हैं।
वोट खिलाफ डाल के, तो वो हायरार्की आपको विरासत में नहीं मिलती, वो कमानी पड़ती है, बनानी पड़ती है, उसको बचा के रखना पड़ता है। तो जिस आदमी के पास, अब कांग्रेस में, बीजेपी ने क्या किया, छोटे छोटे जो कास्ट ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक देके उनके मंत्री बना के बैठे हुए हैं। तो ये तरीका भारत जैसे देश में, जो विविधता प्रधान देश है और अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुई उसकी जो सोशल कॉम्पोजिशन है, जैसा कि बीजेपी की चाहत के अनुसार, तो ये स्पेस अवेलेबल है। आज के दिन वेस्ट बंगाल में स्पेस अवेलेबल है कांग्रेस पार्टी के लिए अपना वर्चस्व बनाने के लिए, लेकिन कहने की क्या जरूरत है, चुपचाप बनाओ। भाई अभी तो वो हारी है, 80 करीब उसके पास अभी भी एमएलए हैं, कुछ एक 10, उसके 10 नहीं गए उसकी पहली मीटिंग में, उसके बाद अभी भी 80 एमएलए हैं ममता के पास। और आज के दिन ममता से मिले, सुप्रिया सूले से मिले, शरद पवार से मिले, और इनको बोले कि लेट ऑल गुड मेन एंड लेडीज कम टू द हेड ऑफ द पार्टी। सही तरीका ये होता है, उसमें सफल हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन आप अहमियत तो दे रहे हैं ना उनको, उनसे गुहार तो लगा रहे हैं कि भाई ये इतनी बड़ी पार्टी है, जो पार्टी हमको विरासत में मिली फ्रीडम स्ट्रगल से। ये बात अलग है कि बापू ने जो कहा वो सब बातें जो उछालता है बीजेपी, लेकिन ये अकेली पार्टी, दूसरी पार्टी अकाली दल, मैं बार बार कहता हूं कि पंजाब में अकाली दल लुप्त नहीं होना चाहिए, नहीं होगी भी नहीं। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी 100 वर्ष की पार्टी है, अकाली दल, कांग्रेस और आरएसएस वो भी 100 वर्ष का है। तो ये 100 वर्ष वाले हैं जो ये अपनी विद्वता कब दिखाएंगे, अपनी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कांग्रेस कब दिखाएगी। कांग्रेस आरएसएस से पुरानी है, वो अकाली दल से भी पुरानी है, अकाली दल आरएसएस से पुराना है। तो मैं समझता हूं कि जरूरी है कि हर कोई वो दल, हर कोई वो एंटिटी, हर कोई वो विचार जो वैरायटी में समझता है कि वैरायटी इस देश में बड़ी जरूरी है, विविधता बड़ी जरूरी है, डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है। और ये तो हर चीज को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं, पोशाक को, खाने को, सोच को, भाषा को। ये जो हर थॉट को स्टैंडर्डाइज करने वाली पार्टी जो है, ये बताओ कि ये पार्टी किस तरह से इस देश के लिए उचित पार्टी नहीं है, और किस तरह से हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो है वो उचित है। और वो जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल जब बने थे, उस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे 370 वाले भी कांग्रेस पार्टी में थे, ईएमएस नमूदीपाद भी कांग्रेस पार्टी में था। ये अपना इतिहास दोहराओ भाई, यू आर फॉरगेटिंग योर ओन फैमिली हिस्ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत ही उम्दा विश्लेषण, और हम लोगों ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की और एक बिल्कुल नया परिप्रेक्ष्य जो है वो पेश किया। अबे ये बताना चाहते हैं कि हम यसमैन नहीं है किसी के, अबे जी ना आप है ना हम है, हमें अपने आवाज और अपने विचार पे फख्र है, हम किसी बंधे हुए नहीं है किसी पार्टी के साथ, होना भी नहीं चाहिए। एक ही चीज के लिए हम बंधे हुए हैं कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है और हमारी राजनीति कैसे साफ हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है, पुख्ता हो सकती है। और ये वन पार्टी रूल हम नहीं चाहते। अगर हम पार्टी रूल चाहते होते तो कम से कम, अगर वन पार्टी रूल चाहते होते तो कम से कम सीपीआई में तो होते ना, हम सीपीआई या सीपीएम में, तो हम उनमें से नहीं है। तो इसलिए ये बात करना हमारा उचित था, क्योंकि और लोग तो दूसरे मामलों में उलझे हुए हैं, तो हमने बात किया, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। इट वाज योर आइडिया दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।